नेक्स्ट वो हमसे बात कर रहा है टॉपिक नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में, यानी कि हम लोग टर्मिनोलॉजी को जानेंगे कि ये टर्म्स जो भारत है, हिंदुस्तान है, ये कहाँ से आए, किसने सबसे पहले ये टर्म्स दी। यहाँ से शुरू करते हैं। दो वर्ड्स जो हम लोग अक्सर अपनी कंट्री के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं वो है एक इंडिया और दूसरा भारत। जो वर्ड इंडिया है वो इंडस नदी से आया है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। जैसे सात नदियों का ये संगम था, तो इसको शुरू में कहा जाता था सप्त सिंधु। क्या मुझे कोई बता सकता है? जैसे इंडस तो एक है ही, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, 1 2 3 4 5 6। सातवीं रिवर कौन सी और कहाँ गई? वेरी गुड, ठीक है। सरस्वती, जिसका जिक्र हिस्ट्री में कहाँ पर है, कौन से टेक्स्ट के अंदर? वैदिक। बस अभी आप सिर्फ इतना बोलो, प्रिसाइज मत हो। वैदिक टेक्स्ट के अंदर बस, क्योंकि मैंने बोला ना, देखो अच्छी बात है पता है तो, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी भाई मैं जानता ही नहीं ऋग्वेद को, मुझे क्या पता क्या होता है। अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, देख लेना इसको, अभी मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो उसको। तो जो ईरानियंस और जो ग्रीक्स थे, जो कि अब देख रहे हो चिट्ठे में क्या ऐड करना है, हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इसलिए मैंने चिट्ठे बनवा दिए पहले। ईरानियंस और जो ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आए 2500 साल पहले, वो फैमिलियर थे इंडस से, मतलब वो जानते थे, उन्होंने सुना था इंडस नदी, उसके आसपास लोग रहते हैं, खेती बाड़ी होती है, नदियों का संगम है बड़ी सारी, और उसको वो ना अपनी भाषा में बोलते थे। जो जैसे वो मुंह से जो वर्ड प्रोनाउंस करते थे ना, तो वो बोलते थे हिंडोस या फिर इंडोस, ठीक है। और जो लैंड था जो रिवर के ईस्ट साइड पे था, वो बोला जाता था, उसको वो बोलते थे इंडिया। समझ गए ना? नदी ये जिसको ईरानियंस और ग्रीक्स बोल रहे हैं हिंडोस या फिर इंडोस। इस नदी के ईस्टर्न साइड पे जो भी ज़मीन का टुकड़ा है, ईस्टर्न साइड पे, क्योंकि ऐसा करके देख लो ना, ये रहा, देखना मैं इसको बना रहा हूँ, ये ध्यान से देख लेना। ये है वो इंडोस और हिंडोस कहा जाने वाला एरिया बाय ईरानियंस एंड ग्रीक्स, लैंड टू द ईस्ट ऑफ। बच्चों की तरह वही डायरेक्शन को देखते हैं, ईस्ट मतलब इस साइड, यहाँ दिखा रहा मैं, ईस्ट मतलब इस साइड। तो ये लोग ये पूरे लैंड को, इस एरिया को ईस्ट साइड, मतलब इससे कोई भी चीज़ जो ईस्ट साइड पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको ये बोलते थे, क्या बोलते थे? बताओ। इंडिया। वेयर डिड द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम, उसका ये आंसर, ठीक है। अब यार इसको, इस क्वेश्चन को लिख लो। ये क्वेश्चन क्योंकि आ गया ना कभी कभार ना, जैसे कोई एग्जाम ना तहलका मचा देते हैं, यार इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, यार मुझे क्या पता यार ये वाला टर्म कहाँ से आया, ठीक है। अभी बता देता हूँ इस पैराग्राफ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं अभी बता दूंगा। जो भारत वर्ड है वो ना ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ करा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट पे रहते थे, ठीक है। और इनके बारे में जिक्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद एक वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत के अंदर, जिसको आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। बाद में ये चीज़ पूरी कंट्री के लिए यूज़ हुई, भारत, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को शुरू में वो कहा जाता था। जैसे मैं तुम्हें PSIR में एक डिबेट करवाऊंगा कि नेशन और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ये कंबाइंड वर्ड नेशन स्टेट क्या होते हैं, क्या नेशन स्टेट के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, क्या स्टेट नेशन के बिना एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसका PSIR होता है या नहीं भी होता है, तो बीइंग अ इंडियन ये पूछते हैं
एटलीस्ट मॉक इंटरव्यू में तो पूछते ही हैं। दृष्टि वगैरह के भी तुम इंटरव्यू देखोगे ना, दृष्टि IAS के बतेरे, उसमें पूछा गया है वाली चीज़ें, विजन में मैंने दी हैं उसमें पूछा जाता है, और ये PSI आ रहा है तो पक्का पूछा ही जाएगा ये वाली चीज़। तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। तो पहले इन सब बातों को साइड हटाकर ये क्वेश्चन लिख लो पहले इसके ऊपर, इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द टर्म इंडिया। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द टर्म, कोट एंड कोट करके लिखना, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द टर्म इंडिया। मैं इजी वाले क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूँ, हर एग्जाम में मिक्सचर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह ये नहीं आता क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, एग्जामिन। और इन वाले क्वेश्चंस को पता है सॉल्व करके होगा क्या, इंट्रोडक्शन लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फैक्ट्स कभी नहीं भूलोगे, केक तुम्हारा रेडी हो जाएगा। उस केक को सजाते कैसे हैं, कितना सुंदर केक दिखता है, ये फैक्ट से दिखता है, जिसको कहते हैं केक के ऊपर आइसिंग करना। जब सुना होगा ना ये वर्ड, केक तो कोई भी बना दे भाई, केक तो घर के कुकर में भी बन जाता है, माइक्रोवेव की क्या जरूरत है उसके लिए। लेकिन उसको ओरियो डाल के घिस घिस के कद्दूकस से उसके ऊपर डिज़ाइन कौन बनाता है, वो मैटर करता है। कितना प्यारा केक है यार ये, खाने में चाहे भली मज़ा ना आए, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये केक। वो होते हैं हमारे फैक्ट्स। 150 वर्ड्स तो कोई भी लिख ले, कुछ भी लिख ले, फैक्ट्स कितने यूज़ करे गए हैं उसके अंदर, ये मैटर करता है। जैसे मैंने कल आपको GS पेपर 2 में बताया, सिर्फ आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिख कर आ जाओ, 6 नंबर बढ़ जाते हैं पर क्वेश्चन। लोग परेशान रहते हैं यार एनालिसिस कैसे करें, इतना सारा कंटेंट नहीं है, कंटेंट ही कहाँ है, किसका पार्ट है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, ये संस्कृत वर्ड। लेकिन ये जो हिंडोज और इंडोज हैं, ये ग्रीक्स और ईरानियन यूज़ करा करते थे, ठीक है। तमिलनाडु थोड़ा सा आपको इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दे देगा थोड़ी सी, तो डोंट वरी अभी के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है। आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में पता लगाना है। मैंने बता दिया था शुरू में कौन से सोर्सेज हैं, और इसके बारे में कल डाउट रेज करा था मयूर जी ने। तो अगर हमें पास्ट के बारे में पता लगाना है, हमारे पास बहुत सारे तरीके, देयर आर सेवरल वेज। एक तरीका है कि हम लोग किताबों के बारे में पढ़ें जो कि बहुत समय पुराने टाइम पे लिखी गई थी। जो हाथों से लिखे जाने वाली पुरानी एंशंट किताबें होती हैं, जो किताब ना होकर, किताब में ना लिखकर, कागज़ के पन्ने पे ना लिखकर, पेड़ की छाल पे लिखी जाती है, जर्नली। क्या बोल गया मैं इतनी तेज, फिर से रिपीट करता हूँ। जो पुराने ज़माने की एंशंट पास की बहुत पुरानी किताबें होती हैं, जो कि कहने के लिए किताबें होती हैं, लेकिन किताबों की तरह पन्नों पे ना लिखकर, क्योंकि उस टाइम पर पेपर डेवलप नहीं हुआ था, पेड़ की छालों पर लिखी जाती है। पेड़ की हरी हरी छालों को धूप में सुखाकर, उसको थोड़ी सी हीट कर गर्मी देकर, उसको हार्ड बनाकर, या कभी कभार पेड़ की टहनियों को तोड़कर, छील कर उस पर लिखने का एक सूत्र बनाया जाए, उसको हम लोग अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन मटीरियल विच वॉज लॉन्ग एगो ऑन विच certain aspects of ancient history are mentioned is known as manuscript। don't worry, इसकी डेफिनेशन ये तो मैंने बोल दी, ये तो मैं लिख कर आता हूँ, लेकिन तमिलनाडु से वो मिल जाएगी आपको NCERT से। तो these books are called as manuscript because they were written by hand। तो याद रखना, ये हाथों से लिखी जाने वाली थी। दो चीज़ें होते हैं, एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एक होते हैं क्या कहते हैं हम लोग उनको, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्राइब करना। वो क्या होता है, ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं कि एक पत्थर वगैरह है, और उस पर मैं कुछ ना, जैसे एक मैंने हथौड़ा ले लिया, एक मैंने पैनी सी कील ले ली, इस पे खोद के मैं ये लिख रहा हूं ऐसे ऐसे करके, देखना। लेटर M। अब ये कभी मिटने वाला नहीं है, धुलने वाला नहीं है, गायब नहीं हो जाएगा, ये ज़्यादा इंटैक्ट रहता है। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, ये इंस्क्रिप्शंस और ये इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में एक फैक्ट जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे। और ये वर्ड आया है मनु से, मीनिंग हैंड, ठीक है। ये छोड़ो, मीनिंग छोड़ो, बकवास सही चीज़ है। हाँ, यूजली दे वर रिटन ऑन पाम लीफ। ये पाम लीफ मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक पाम ट्री होता है ना, उसकी मतलब एक टहनी मान लो, एक पेड़, उसके पत्ती मान लो बड़ी सी, या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री का मतलब होता है छाल, पेड़ की जो ब्राउन वाली नहीं होती छाल, उसको, जिसको कहते हैं हम लोग बर्च।
हिमालय से जो मतलब कहने का मतलब ये है, इस लाइन का ये मतलब है, इस अंग्रेजी लाइन की मैं इंटरप्रिटेशन आपको हिंदी में देता हूँ। ये लाइन का ये लाइन ये कह रहा है राइटर से, हिमालय में दोस्तों एक पेड़ उगते हैं, ठीक है, वो पेड़ के ऊपर ही जनरली एंशिएंट पास की ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करी गई हैं। हिमालय के ऊपर उगने वाले बहुत सारे ट्रीज में एक छाल जो उनकी होती है उसको हम लोग कहते हैं बर्च, ठीक है। उसकी टहनी के ऊपर छील छील कर उस लकड़ी को बहुत अच्छा माना जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। कैसी दिखती है ये लकड़ी? ये रही, ये रही, ठीक है। और एक मिनट रुकना। ये कुछ ये वाली ऐसे दिखती है। नॉर्मल पेड़ ही दिख रहा है हमें, कोई ज़्यादा स्पेशल तो दिख नहीं रहा। ठंडी जगह पर उगता है लेकिन हिमालय पर, ठीक है। इसकी छाल को छीलेंगे हम लोग अपने अपने घर से जो भी मतलब छीलने के लिए चाकू वगैरह जैसे कुछ भी लेकर गए, और ऐसे ऐसे जो अलग अलग तरह के पेड़ हैं इनका ये क्या कहते हैं, बर्च जो है, ब्रांचेस जो है, इसको इस प्रकार से छीलेंगे, यहाँ पर उतार ले, ऐसे देखो ये उतार लेंगे। ये जो छिली हुई जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग प्रिपेयर करके बना लेंगे इस प्रकार की मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये लो, बताओ कोई डिफिकल्टी किसी को? कोई भी डिफिकल्टी? जनरली इसको अच्छा माना जाता था। इसके रीजंस होते हैं, जैसे मतलब मुझे किसी ने बताया था कि इस पे ना कीड़े वगैरह नहीं लगते थे, पहाड़ों की वैसे भी चीज़ों पे बहुत सारे कीड़े वगैरह नहीं लगते, ठंडी जगह पर उगती है ना वो सारी लकड़ियाँ, अच्छी क्वालिटी की होती है, ड्यूरेबल होती थी काफ़ी ज़्यादा, आराम से चटकनी नहीं थी, टूटती नहीं थी, इंटैक्ट रहती थी। और ऊपर से क्या होता है कि लकड़ी ना जो जैसे छील छील के निकालो ना, गोरी है वो, गोरी सफ़ेद है वो थोड़ी सी, तो उस पर लिखा हुआ दिखता था आराम से। ये वन ऑफ द रीजंस है ना, लॉजिक ये चीज़ है। तो ओवर द ईयर्स बड़े सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तो कीड़े मकोड़े वगैरह खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ खो गई, लेकिन बड़ी सारी जो प्रिजर्व रह पाई हैं वो आज भी सर्वाइव कर रही हैं। कुछ एंशंट पास के जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें, और कुछ बुद्धिस्ट जैना की जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर रखी गई हैं। ये जो बुक्स हैं इनको बुक्स ही कहा जा रहा है क्योंकि हाथ से लिखी गई हैं। तो क्या हुआ, बुक्स हम जो सोचते हैं कि पेपर पे लिखी जाती हैं, तो ऐसे तो ये भी PDF है, ये भी एक डिजिटल बुक है। तो उस टाइम पे बुक जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी वो हर एक टॉपिक के साथ डील करती थी। क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है, वॉट लिख लो, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लिख लो, वॉट वर रिटन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लिख लो क्वेश्चन, वॉट वर रिटन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये थोड़े महीनों बाद तुम्हें समझ में आएगी मैंने क्यों करवाया था ये। थैंक यू बोलते फिरोगे मुझे। वॉट वर रिटन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और करके इसका क्वेश्चन बना लो, और करके इसका क्वेश्चन बना लो, मतलब इसी के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वॉट आर द वेरियस टॉपिक्स, what are the various topics and themes, what are the various topics and themes with which manuscripts dealt with, what are the various topics and themes with which manuscripts dealt with। किस चीज़ के साथ डील करता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी। तो उसका रीज़न उसका ये है रिलीजियस बिलीफ, इसकी बातें भी होती थी, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राजाओं की ज़िंदगी, मेडिसन, साइंस, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन आ गया कभी प्रीलिम्स के अंदर कि क्या इसके साथ डील करता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेडिसन और साइंस के लिए, चलो ठीक है कई लोग लिख सकते हैं वो करके, रिलीजियस बिलीफ्स या फिर प्रैक्टिसेस के साथ डील कर सकता था,
अब ऐसे अगर बड़े सारी चीज़ें आ गए तो इसका मतलब A to Z हर टॉपिक के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट में बात होती थी, आपको ऑल ऑफ दी अबव कर आ जाना उसको। मैन्यूस्क्रिप्ट किस किस टॉपिक के बारे में डील कर सकता होगा या करता होगा, हमेशा इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव टिक कर आना। पता है क्यों? क्योंकि उधर हमेशा क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि इट माइट डील विद, क्योंकि ये श्योर तरीके से तो कोई नहीं बोल सकता। मैन्यूस्क्रिप्ट तो आज भी मिलती रहती है आर्कियोलॉजिस्ट को। इंसान तो किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकता है ना, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राजाओं की ज़िंदगी, मेडिसन, साइंस, जानवरों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ऑल ऑफ दी अबव होगा उसका आंसर। जो भी टॉपिक्स तुम्हें दे रखे हो, ये सारे टॉपिक्स विच ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट डील करते थे एंशिएंट पास के, सारे कोई भी टॉपिक हो सकते हैं वो। बिसाइड्स यहाँ पर बड़े सारे एपिक्स, पोएम्स, नाटक वगैरह होते थे, ये भी होते थे, देखो ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, लेकिन कुछ कुछ प्राकृत में भी लिखी गई। क्यों? और तमिल में भी लिखी गई। प्राकृत में क्यों? उस ज़माने की ये ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। एंशिएंट पास में ज़्यादातर ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज ना प्राकृत लैंग्वेज रही है, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे तुम्हें कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है? अगर थोड़ा बहुत तुमने अशोका के चैप्टर पढ़ाओ, संस्कृत के प्राकृत? बुद्धा के टाइम पे कौन सी? संस्कृत या फिर प्राकृत एंड पाली, है ना। हाँ, नहीं, मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ, थे तो दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी, है ना। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। एक चीज़ रह गई है आई थिंक, ऊपर कुछ रह गया है। हाँ, ये देखो, ये एक पाल्म लीफ है मैन्यूस्क्रिप्ट से, मतलब पाल्म लीफ से बनाया गया मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट आज से 1000 साल पहले लिखा गया था। इस तरीके से पाल्म लीव्स कट करी जाती थी बुक्स बनाने के लिए। तो ये एक बर्च बार की मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये जो कि मैंने आपको बताई, गूगल से भी फोटो दिखा दी और ये है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है पेज नंबर 37, हम देखेंगे बाद में, आएगा इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद क्या है, हाँ, हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इंस्क्रिप्शन की डिटेल दी थी। ये वो राइटिंग्स हैं जो कि हार्ड सरफेस पे करी जाती हैं, जैसे किसी पत्थर पर या किसी मेटल पर। अब ये क्यों करी जाती थी? बड़े सारे राजा ना ये चाहते थे कि जब उनकी रियासत उनके हाथ से चली जाए, जब उनका एम्पायर ध्वस्त हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ या फिर कोई भी लोग उनके ऑर्डर्स को उस एरिया में उनका पालन करते रहें, जो कि उन्होंने स्क्राइब करवाए। इंस्क्राइब मतलब समझ गए ना, ये वही वाली चीज़। हथौड़ा मैंने लिया, मैंने पेनी से कील ली और मैं उसका ये ऐसे ऐसे करके गुदवाना। वेरी गुड, मैं नाम लिख रहा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक अ टैटू का कंसेप्ट की तरह, ठीक है। तो सो डैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे। अब ये कौन करता था, मुझे बताना जरा, ये कौन भाई साहब थे जो एंशिएंट पास में ऐसा करते थे, हरकतें कि पत्थरों पे उनके ऑर्डर्स लिखे रहते थे? वेरी गुड, अशोका अपने मैसेजेस को फैलाने के लिए, ये पत्थरों पे गुदवाने के लिए कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे? क्या बोलते थे उनको? अशोका की सबसे कोर टीचिंग क्या थी? चलो इस पत्थरों पे ये बता दो। वेरी गुड, धम्मा। तो ऑफिशियल्स का नाम क्या था, अब बता दो। धम्म महामत्तास। These were the officials which were appointed by Ashoka to spread the message of धम्मा, और लोगों से इन ऑर्डर्स वगैरह को बताना, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उनको समझाना, जो पढ़ लिख नहीं सकते उनको बताना कि हाजी माता जी आप क्या देख रही हैं। तो माता जी बोलती हैं कि बेटा मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ जो राजा साहब ने लिखवाया है। तो उन्होंने बोला बहुत विनम्र भाव से कि ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, हम आपको बता देते हैं, ये अशोका राजा जी ने ये चीज़ें लिखवाई हैं, तो आपको इसका पालन करना है ताकि हम लोग एक अच्छा समाज बना पाएँ, एक अच्छे संसार की कल्पना कर पाएँ। बस सिंपल, ठीक है। ऐसे कहानियों के साथ पढ़ा करो तो जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, जो मतलब मर्द और औरत थे उस टाइम के, जैसे किंग्स और जो क्वींस थे वो रिकॉर्ड करते थे। फॉर एग्जांपल इन इंस्क्रिप्शंस पर किंग ये बताते थे ताकि उसकी छाप छोड़कर जा सके कि कौन कौन सी युद्ध वो लड़े और कौन कौन सी विक्ट्रीज उनको मिली है अलग अलग युद्ध में। अब जैसे यहाँ पर ये देखो,
ये एक पुराना इंस्क्रिप्शन है, पत्थर के ऊपर लिखा गया ना, ये बताओ पत्थर के ऊपर अवशेष है ना ये। ठीक है, ये पुराना इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन आज से 2250 साल पुराना है। ये कहाँ मिला हमें? अफगानिस्तान के एक पुराने शहर कांधार से हमें प्राप्त हुआ है। अगर क्वेश्चन देखना, अगर ये अफगानिस्तान से, साइट का नाम छोड़ो, अफगानिस्तान से मिला है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या अशोका की पॉलिसी या अशोका का रूल अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? जी हाँ। यहाँ पर रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओ, थाईलैंड, पीडीआर, ये सब कंट्रीज के नाम क्यों नहीं दे रखे हैं? इसी का क्यों दे रखा है? यहाँ तक अशोका की रीच थी। और अगेन उसका एक रीज़न चिट्ठे में ऐड कर लेना, नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था अशोका। क्यों? उसके पास एक टाइटल था, द ओनली टाइटल विच इज होल्ड बाय द सिंगल रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। में फैक्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे दुनिया में, इंडिया नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही रूलर के पास ये टाइटल रहा है और जिसने इसको कायम रखा है, चक्रवर्ती सम्राट। चारों दिशाओं में आज तक वर्ल्ड में किसी ने, नेपोलियन ने भी रूल नहीं करा ये। ठीक है, ये तमिलनाडु बताएगा, ये वाली फैक्ट बोल्ड में करके दे रखी है वहां पे लाइन। चक्रवर्ती का टाइटल, चारों दिशाओं पे रूल करने वाला, द ओनली रूलर टू हैव दिस टाइटल एंड हु इज एबल टू रूल 4 डायरेक्शंस वेरी सक्सेसफुली। रूल सुनो, मगध से बैठा है, मेन कैपिटल उज्जैन और पाटलिपुत्र। तक्षशिला, तक्षशिला क्यों? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंट्रोल करने के लिए। खानदान वालों को बिठाता था, उस पर ट्रस्ट करता था। सीक्रेट रवैया अपना के, जैसे अकबर भी वाला चीज़ करता था। सीक्रेट रवैया कहने का मतलब ये है कि अपना भेस बदल कर, जोधा अकबर देखी होगी, ऋतिक रोशन और वो वाली, मार्केट के अंदर जाता है ना देखने की मेरी बुराइयां हो रही है, क्या हो रही हैं, भेस बदल बदल के। अलाउद्दीन खिलजी भी जाता था, अलाउद्दीन खिलजी भी जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात बता देता हूँ, अगर कभी कोई मॉरल या कुछ भी लिखना हो ना, अगर ऐसे के अंदर, यहाँ पे एक बात याद आ गई। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में तो उसका बहुत बुरा कैरेक्टर दिखाया, ऐसा था भी नहीं। मार्केट पॉलिसी इसके जैसे रूलर की मेडिवल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में किसी की भी नहीं हुई है। 2 रुपए पर जित्तल, उधर एक मतलब वैल्यू यूज होती थी जित्तल, इसको मेंटेन करते हुए आया था अनाज को 15 साल तक। आप सोच के देखो कि चावल अगर आज 40 रुपए किलो मिल रहे हैं तो 2020 मतलब 15 साल के 2035 में भी वो 40 रुपए के मिलते रहे? नहीं पॉसिबल है। इन्फ्लेशन के साथ साथ हम जानते हैं हमारे बढ़ेंगे वो आने वाले टाइम में, जब हमारे बच्चे होंगे उनके टाइम पे और हमारे टाइम पे जो राशन के रेट हैं नहीं है वो सेम। लेकिन इसने मेंटेन करा ताकि लोगों के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना आए। मोटिवेशन पर्सन इतना में, इसका एक दोस्त था, दिल्ली सल्तनत में जाता था तो चाचा जलालुद्दीन खिलजी बेइज्जती करते थे, सब लोग इस पर हंसते थे। तो कहता मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता दरबार में यार, क्यों सब मेरी बेइज्जती मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा। तो उसका दोस्त कहता है, दे कंसिडर यू एज जाहिल, गवार, अनपढ़, जाहिल समझते हैं वो तुम्हें जाहिल। 1 साल के लिए, पूरे 365 दिन के लिए, जिस दिन अपने दोस्त से ये वाली बात सुन लेता है, एब्सेंट रहता है कोर्ट से। नहीं आऊँगा मैं, नहीं दिखाऊंगा मैं मुँह, जाहिल हूँ ना, और खाती नहीं है मेरी कोई, कुछ जानता ही नहीं हूँ, पढ़ा लिखा था नहीं बेचारा, कुछ जानता था नहीं। चाचा ने फंसा दिया था, मम्मी पापा थे नहीं, तो चाचा ने इन्हीं कामों में, तलवार और इन सब में लगा दिया था, युद्ध में। 9 से 13 लैंग्वेजेस सीख कर आया था 1 साल के अंदर कोर्ट में। ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट देता था कि जलालुद्दीन खिलजी चुप हो जाता था। और जब आपको जिस दिन पता लग जाता है राजा वीक पड़ गया है, और मेरा मजाक उड़ाया था, चाचा का मर्डर और दिल्ली सल्तनत की, खिलजी सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी, ये उसकी रियल कहानी थी। उसमें मूवी में थोड़ा सा वैसा दिखा रखा है, इसलिए अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट भी हुए थे जब ये मूवी सेंट्रल एशिया वगैरह में जब ये रिलीज़ करने की बात करी गई थी। तो इसलिए शूटिंग के टाइम पे भी इसके बड़े दंगे हुए थे कि दिखाया जाता था वो करके। और पद्मावत तो पहली बात है कोई कहानी है भी नहीं, है तो एक पोयम है, ये तो एक पोयम है। ठीक है, ठीक है, आगे। तो इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम अशोक। तो इसका अब आपको एक साइड पता चल गई, जैसे कि अफगानिस्तान तक इसका रूल फैला था। जी हाँ फैला था, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ये तो अब बेसिकली बच्चों वाली चीज़ हो गई है। कहाँ तक? कांदार इंस्क्रिप्शन इसकी है, अभी आपने ऊपर देखा ना, कांदाहार इंस्क्रिप्शन। अब जैसे अभी कंगली हली और वो सब आया था, जो इस बारी क्वेश्चन आया ना इस बारी अशोका का वो वाला,
अरे डायरेक्टली दे रखा है तमिलनाडु के एनसीईआरटी में, 6th क्लास में दे रखा है, 6th क्लास में। ठीक है, मैं तो देखते ही खुश हो गया था साल का पेपर, मैं कहा यार काश दिया होता, लेकिन फिर वही वाली बात है, बच गया, क्योंकि घर पे जब सी सेट लगाया था उसमें फेल हो गया मैं। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर लेटर्स और साइंस होते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी, आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी राइट, ऊपर से पढ़ा देता हूँ, यहाँ से देखो हाईलाइट कर देता हूँ, व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ दीपांक, दीपांक, जब मैं ये लिख रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट। अच्छा, हिंदी की इसके स्क्रिप्ट को वो क्या, आई थिंक देवनागरी कहते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब मेरे को रिकॉल करवाएगा कोई, है ना, यही लिपि को उसकी देवनागरी कहते हैं ना, हम लोग हिंदी इसी, है ना, इसी में लिखते हैं। और इंग्लिश आई थिंक हम लोग किस में क्या बोलते हैं, रोमन, रोमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, हाँ ठीक है। तो ये देवनागरी, ये रोमन जैसे। तो स्क्रिप्ट्स में ना लेटर्स और साइंस होते हैं। हम जैसे लेटर्स और साइंस क्या, यार मुझे तो दुनिया वालों ने ये बताया है कि जब तुम ऐसे एक डंडा खींच दोगे, उसमें से ऐसे लाके कर्व बनाओगे, ये इसको कहते हैं, ये बना ऐसी शेप का है, इसको तुम मुंह से प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे डी, ठीक है। तो हर एक स्क्रिप्ट के अंदर लेटर्स और साइंस होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ रीड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ये सिंबल बना दिया, मेरे लिए तो सिंबल है, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाना है, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाना है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। जब ये चीज़ें मैंने लिख ली, अब मुझे कोई बोलना सिखा रहा है, तो व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, हम लोग एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ये बहुत स्पेशल चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पेंडिंग है ये, क्या अशोका की ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन है सॉरी जिस सेम इंस्क्रिप्शन के अंदर उसने एक ही इंस्क्रिप्शन के अंदर 2 लैंग्वेज यूज कर रखी हैं। तो उसने ग्रीक यूज करी यहां पर, मतलब ध्यान से देखो, अगर ये जूम होगा, हाँ ठीक है, इसने यहां से लेकर यहां तक यूज कर रखी है ग्रीक, और यहां से यहां तक इसने यूज कर रखी है एरेमिक, ये ठीक है। फर्क भी देख पा रहे होगे थोड़ा सा इसके और इसके बीच में, देखो ये चीज़ है। बताओ मुझे ज़रा, कोई दिक्कत? अब साइड का ये चीज़ थी, अब इतना टाइम लगाना इस पर, लेकिन बनता था। अफगानिस्तान और इन सब के बारे में बता रहा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन अब ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखना इसकी तरफ। अब आप मुझे, अभी मैंने एडवांटेजेस बता दिए थे, अंकिता जी आप मुझे एडवांटेजेस बताइए कि हार्ड सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है और कोई मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखी जा रही है, आपने देखा बड़े सारे मैन्युस्क्रिप्ट को कीड़े खा गए, वक्त के साथ वो धुल गए, कोई बाढ़ आई, कहीं खो गए, लेकिन हार्ड सरफेस पे लिखे जाने का फ़ायदा क्या अंकिता? ठीक है, प्रिजर्व रहेगा, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी उसकी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रिया, प्रिया डिफ़िकल्टी क्या आएंगी अगर लिख भी रहे हैं? चलो ये सारी बातें अच्छी हैं इसकी, लेकिन इस हार्ड सर्वे में लिखने की डिफ़िकल्टी क्या, लिखने की नहीं, सॉरी लिखने की, मतलब इस पे मतलब इंस्क्रिप्शंस की ओवरऑल डिफ़िकल्टी क्या? वेरी गुड, बिगड़ भी सकता है। और मयूर, ठीक है, और बिस्म जी, देखो देखो, एक एक में एक, ठीक है वो सारी बातें ठीक है। एक मैं ऐसा ना बोल दूं कि डिफ़िकल्टी ये आती है इनको प्रिजर्व करने में, देखना कितना बढ़िया पॉइंट है ये। अगर नया राजा आया तो वो खुंदक में पुराने राजा का वो चीज़ मिटा नहीं देगा, है ना, है ना। इसलिए वो, आपने देखा ना, बड़े सारे कैपिटल्स को शिफ्ट करते थे इधर से उधर। अशोक आया, उसने प्रीवियस रूलर को उठा के यहाँ से यहाँ ले गया, वो स्तंभ उठाकर, वो उसका पिलर उठाकर वहाँ से वहाँ ले गया, उसने रेड फोर्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया कि कल से ये रहेगा, कल से ये डिक्लेरेशन, कल से ये पिलर यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना।
अब जैसे एक वो है, आपने वो सुना होगा, आज वो जैसे आज वो नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, रामपुरवा बुल के बारे में सुना है? बिहार में मिला था। कोई बात नहीं, जान जाओ, रामपुरवा बुल बिहार में मिला था, ठीक है। ये अभी के लिए याद रख लेना, बाद में आगे की कहानी इसकी बता दूंगा, ठीक है। फैक्ट है ये, साइड में नोट कर लेना। अमित जी क्लियर हुआ? आप हो ना अभी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? मैं फिर से कुछ रिपीट करूँ, कुछ समझ में ना आया हो तो, या हम आगे बढ़े कंफर्टेबली बिना टाइम वेस्ट करें? ये नाम है अरेमेक, मैंने भी जब मतलब पहली बार सुना था लाइफ में, तो बस मेरे को यही बताया गया था कि लैंग्वेज है, छोड़ो, यूपीएससी में किसी काम का नहीं है, बस नाम याद रख लो बस इसका, ठीक है। तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स डेट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। जो पास की स्टडी करते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। और कैसा, कल जैसा मयूर जी ने पॉइंट आउट करा था, एक हिंट दी थी कि आर्कियोलॉजिस्ट बड़े सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, अब ये कार्बन डेटिंग मेथड पता है क्या होता है? क्या हमारी बॉडी में इस टाइम पे कार्बन है? हम जीवित हैं, हम सारे लोग जो बैठे हैं, क्या कार्बन है हमारी बॉडी के अंदर? क्या आप लोगों के बगल में जो फ़ोन पड़ा है, या जो लैपटॉप सामने पड़ा है, या जो पेन से जिस पे लिख रहे हो, कॉपी में, इनके अंदर कार्बन है? थोड़ा बहुत है, सब में कार्बन होता है ना। क्या होता है जब जो जिंदा चीज़ें होती हैं ना, जैसे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, अभी मैं इसी को इसी तक सीमित रखता हूँ। जैसे कोई भी एक जानवर है, वो जब मर गया ना, उसके अंदर कार्बन कंटेंट जहाँ पर वो मरा होता है उतना रुक जाता है वो, ठीक है, वहीं पर रुक गया। जब मैंने उसको ढूंढा, जब हड्डियों के अंदर उसकी कार्बन है, जब मैंने उसको बहुत सालों बाद वो उसकी खुदाई हुई और ज़मीन से कोई मतलब मुझे दिख रहा है यार ये पता नहीं क्या डायनासोर लग रहा है, कुत्ता लग रहा है, भैंसा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, मैंने उसको निकाला, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में लेकर गया और मैंने हड्डियों से उसके कार्बन वार्बन निकाले। तमिलनाडु में बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रोसीजर समझा रखा है, इसका एक फोटो से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ जाओ क्योंकि वहाँ हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं हर चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर हमारा टाइम बच जाए। तो ये जो CH4 मेथड होता है, कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं जिसको, तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे कार्बन दिखा हड्डियों से, तो पता लग जाता है कि अच्छा ये कार्बन अगर यहाँ तक रुका हुआ है ना, तो हर एक एज के हिसाब से ना एक पैरामीटर होता है कि मतलब जो अगर 12 साल तक जीता है ना, उसके अंदर घुमा फिरा कर, मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब मैं 100 से 200 के बीच में कार्बन वेरी करता है, तब वो 12 साल का है। जिसकी एज 55 साल होती है, 500 से लेकर 1000 तक उसके बीच में कार्बन वेरी करता है। मतलब ये ना एक टेबल होती है आर्कियोलॉजिस्ट के पास ना, एक ये वो होता है कि अच्छा इतना कार्बन कंटेंट मिला ना, तो इतने साल का होगा लगभग ये, इसलिए एज पता लगा ली जाती है किसी भी चीज़ की। ऐसे वर्क करता है ये फिनोमेना। अब इसके बारे में और डिटेल क्या होता है, तो यार देखो मैंने कभी सर्च नहीं करा, जितना मैं जानता था कैसे एज पता लगाई जाती, बस इतना काफ़ी यार देखो जानने के लिए। ये आएगा तो कभी नहीं कहीं क्वेश्चन कि यार ये पता लगाओ। हाँ, जितने और भी मेथड हैं, अब जैसे एक वो होता है, कौन सा मेथड होता है, क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट मेथड होता है एक, ठीक है, आप सैटेलाइट के थ्रू भी पता लगाते हो, ये भी तमिलनाडु की एनसीईआरटी में हिस्ट्री में दे रखा है। और भी 3-4 तरह के मेथड होते थे, इसमें मशीन वगैरह लगाकर उसके रेडिएशंस भेजते हैं और फिर वो जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है वहाँ से हम पता लगाते हैं। समुद्रों में होता है सोनार सिस्टम, मेटल डिटेक्टर भी होते हैं। मेटल डिटेक्टर के अलावा वहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, मैं भूल रहा हूँ, और स्कैनिंग करके कुछ है वहाँ पे, तो वो भी होते हैं। 3-4 तरह के मेथड वहाँ पे बता रखे हैं ना, हमारी हेल्प हो जाएगी अगर वो क्वेश्चन बना भी, तो वो क्वेश्चन मैं वहाँ पर लिख पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मेथड दे ही नहीं रखा है, पहली बात है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये पुरानी बिल्डिंग्स जो कि पत्थरों से, ईंटों से बनी होती है, जो पेंटिंग्स स्कल्पचर्स होते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं। फिर ये खुदाइयाँ करते हैं, एस्केवेट करने की कोशिश करते हैं। एस्केवेट का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ को डिग करना। अभी अर्थ का सर्वे मतलब ज्योग्राफी वाली चीज़ नहीं, मतलब जिस पे अभी आप खड़े हुए हो, आप अपने घर के सामने पार्क चले जाओ, रोड पे चले जाओ, वहाँ खुदाई करने लग जाओ, बस नीचे जो भी चीज़ें मिलेंगी, इसका मतलब आपने क्या करा, खोद के आप एस्केवेट कर रहे हो। इनको टूल्स मिल जाते हैं, कुछ वेपन्स मिल जाते हैं, मटके, घड़े, ऑर्नामेंट्स, सिक्के, ज्वेलरी, इन सब से पता लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स इनको पत्थरों से, हड्डियों से, बेकेड क्ले से, मेटल से बने हुए मिलते हैं। कुछ इनको हार्ड मिलते हैं जो कि इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके होते हैं। और फिर इनको हिंट मिल जाती है कि जैसा कि अंकिता जी ने कहा था कि इंस्क्रिप्शंस की चीज़ें ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। सिमिलर सा आर्कियोलॉजिस्ट को जो हार्ड चीज़ें मिलती हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। ऊपर को छोड़ते नहीं दिया हमने, ठीक है।
कुछ छूटा तो नहीं ना साइड में? मैं लाइन बाय लाइन इसलिए कवर करवाता हूँ पहली फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को दोबारा देखना ना पड़े ताकि उसको, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉट है दे रखा है, एक किसी पुरानी सिटी से रिकवर करा गया है। इस तरह के पॉट्स आज से 4700 ईयर्स एगो पहले यूज़ करे जाते थे। एक बात याद रखना दोस्तों, हिस्ट्री में सिर्फ लगभग गिनती की 11 से 33 डेट्स हैं हमारे लिए। हिस्ट्री बिना डेट्स के ही करनी है हमें यूपीएससी में, डेट्स नहीं आएगी हमें। जितनी होंगी ना डेट्स, गारंटी देता हूँ, गारंटी अपने आप याद हो जाएंगी, अपने आप बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, कहानी ऐसी चलाऊंगा, एंशिएंट और मेडिवल की डेट्स याद हो जाएंगी सारी की सारी अभी तक। लेकिन ये जितना 20 और इतनी ईयर्स अगो पहले लिखा हुआ है ना, आज की क्लास में याद रखना, कोई भी आपको ये ईयर याद नहीं करना कि कितने साल पहले, कितने साल क्या पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ओल्ड सिल्वर कॉइन दे रखा है। इस तरह के कॉइन्स आज से 2500 साल पहले यूज़ होते थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। कॉइन्स के बारे में, एक न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में नितिन सिंघानिया में अलग से चैप्टर दे रखा है, मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अभी के लिए इसको रहने दो इतना ही। आगे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उस ज़माने में लोग खाते क्या थे, ठीक है। प्लांट रेमेन्स तो सर्वाइव कर नहीं सकते हैं, मिट्टी में मिल गए होंगे, है ना, तहस-नहस हो गए, मतलब वो चले गए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ घरों के अंदर इस प्रकार के मटकों में लोगों ने उस ज़माने में जो जले हुए ग्रेन्स, जले हुए सीड्स, जले हुए चावल के दाने, गेहूं के दाने जो रख रखे होते थे, उसको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगता है कि ये जो बर्न्ड ग्रेन्स हमें मिले हैं, ठीक है, चार्ड फॉर्म्स में, मतलब जले भुने और वैसे फॉर्म्स में, इससे इसका मतलब काफ़ी लोग कुक्ड फूड भी खाते होंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो एविडेंस ऑफ कुक्ड फूड इन द पास्ट? हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो एविडेंस ऑफ कुक्ड फूड इन द पास्ट? हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो द एविडेंसेस ऑफ कुक्ड फूड इन द पास्ट? कि खाना पका के कोई खाता था कि नहीं खाता था, कैसे पता लगे ये चीज़? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आप कहोगे यार ये थोड़ी ना मेंस में क्वेश्चन बनता है, मेंस के लिए दे नहीं रहा हूँ, ये तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, कि वहाँ पर आंसर क्लिक कर जाए आपने। हाउ डिड द आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो द एविडेंसेस ऑफ कुक्ड फूड इन द पास्ट? आप इसकी कहानी स्टार्ट करोगे सर और मैम, या फिर अगर आप लिख रहे हो तो आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले वेसल्स, पॉट्स, पैन्स, ये सब पता लगाते हैं, घड़े, मटके और या जो भी चीज़ें होती हैं, इनमें उनको बर्न्ड, चार्ड, कुछ भी कह लो, ये देखो ये जो वर्ड है ना, चार्ड, बर्न्ड, जला हुआ, भुना हुआ, एक ही चीज़ होता है इसका मतलब, ठीक है। इनको ये जो ग्रेन्स मिले, इससे पता लगता है कि जले हुए हैं, जल ऐसे ही तो नहीं गए होंगे, और ये कोई नेचुरल फिनोमेना से भी नहीं चले होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पर्सन के घर में आग लग गई, ग्रेन्स जल गए थे और संभाल के उसने घड़े के अंदर रख रखे हैं, नहीं जी, किसी ना किसी फॉर्म में रखे होंगे उसने, फिर उनका परिवार किस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया, जो भी हुआ हो वहाँ पर हमें नहीं पता, लेकिन ये बर्न्ड ग्रेन्स प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखे गए, इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि डेफिनेटली वो कुक्ड फूड खाते थे इस टाइम पे। अब वो टाइम क्या था, ये आने वाले चैप्टर्स में आप सीख जाओगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है अमित जी, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? अभी तक कपड़ा मिलता था क्या जब तक हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं? मतलब अभी नहीं। हिस्टोरियंस जो स्कॉलर्स हैं, जो कि पास की स्टडी करते हैं, वो ऑफन एक वर्ड यूज करते हैं, सोर्स। अब सोर्स क्या होती है? जहां से भी स्कॉलर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, इंस्क्रिप्शंस हो सकता है, आर्कियोलॉजी हो सकता है। मतलब अब आप कहोगे आर्कियोलॉजी मतलब क्या? आर्कियोलॉजी का यहाँ पर ये मतलब है खुदाई करना, एस्कवेट करना, गड्ढा खोदना, उसके अंदर से टूल्स निकालना। कोई मम्मी मिल गई, मम्मी मतलब जानते हो ना वो इजिप्ट वाली मम्मी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर कोई टूल्स मिल गया, कोई बोन्स मिल गया, कोई वेपन मिल गया, कोई मटका मिल गया जिसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, वो सब चीज़ें एक बार सोर्सेज जब हमें पता लग जाते हैं तो पास की लर्निंग ईजी हो जाती है, हमारे लिए फन का गेम हो जाता है वो, और फालतू बातें लिखी हुई हैं छोड़ो। अब वो कह रहे हैं इस बुक का नाम ये है वो है, इसको हटाओ। हाँ, एक चीज़ नोट कर लेना, वैसे मतलब वो नहीं है,
राइटर हमें कुछ और चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है इस बुक का नाम है आवर पास्ट, वो कह रहा है मैंने पास्ट वर्ड यूज़ नहीं करा है, मैंने पास्ट को प्लूरल वर्ड में यूज़ करा है, पास्ट, बहुत सारे पास्ट। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब होगा कि एंशियंट टाइम में ना, एंशियंट टाइम में हर एक कम्युनिटी की, हर एक रीजन में रहने वाले लोगों की जिंदगी, कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रथाएं सबकी अलग अलग चलती थी। जैसे वो एक एग्जांपल देता है कि जो जिंदगी थी हर्डर्स और फार्मर्स की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, मैं कलर दूसरा से ले लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। ऑब्वियस सी बात है, एमपी एमएलए जैसी जिंदगी बिता रहे हैं क्या हम लोग आज के टाइम में, या आईएएस जैसी लाइफ बिता रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन सारे रह तो हिंदुस्तान में ही रहे हैं। क्या डिफरेंस है? पोजीशंस में डिफरेंस है, पोजीशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है, उसकी वजह से पहनावे में, रहने में, खाने में, फिर जिस रिलीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस रीजन में बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। जो मर्चेंट्स की लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी क्राफ्ट पर्सन से, बस वो ये बताना चाह रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डिफरेंट पास्ट होने की वजह से, इसका मतलब पास्ट मतलब क्या है यहाँ पर, डिफरेंट लोगों की अलग अलग ज़िंदगी की व्यवस्था होने की वजह से हमारे देश में शुरू से ही इसका मतलब डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में। मैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, अभी यूनिटी नहीं है, अभी मैं सिर्फ डाइवर्सिटी के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे और अलग अलग सबका लाइफस्टाइल था, सबकी पोजीशन अलग थी, सबका पहनावा, रहन सहन, पूजा पाठ की व्यवस्था, रिचुअल्स, कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल सबका अलग था, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में शुरू से ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये हिंट इसलिए लिख लेना क्योंकि पास्ट के बारे में कभी भी कोई पूछे या कई बार भी क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी का ओरिजिन क्या है, तो तुम बोलना ओरिजिन तो कोई नहीं पता लगा सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज, सिंस various communities occupied various regions and they had various customs, rituals, rules, practices, habits, drinking style, food pattern, eating practices, fishing style, hunting style, gathering style, agricultural practices. That is why we can say that because of all of this, this varied from region to region, community to community, status to status, merchants to queens and kings. That is why we can say that from ancient past only, diversity existed in our country, which has historical roots and historical background. बताओ कोई भी डिफिकल्टी आई हो इस लाइन में तो फिर से एक्सप्लेन करूं। बोलो। अब जैसे वो कह रहा है कि ये चीज़ आज भी देखने को मिलती है, आज भी कायम है कि जैसे अलग अलग लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कस्टम्स प्रैक्टिसेस अपनाते हुए हमारे देश के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स, वो अपना खुद का फूड मतलब बंदोबस्त करते हैं हंटिंग करके, फिशिंग, हंटिंग या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो करके गैदर करके। इसका मतलब दे आर स्टिल हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो डिपेंड करते हैं फूड की सप्लाई पे। जैसे दिल्ली में कोई खेत नहीं है, दिल्ली वालों के पास खाना राशन वगैरह बाहर की स्टेट से आते हैं, हरियाणा, MP एंड UP, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हमें पहले भी देखने को मिलते थे। तो जर्नली एक चीज़ आप हिस्ट्री में नोट करोगे, जो कि एक लाइन यहाँ पर भी दे रखी है, ऑर्डनरी लोगों के बारे में हमें ज़्यादातर पता नहीं लगता, और ये वाली चीज़ ना मॉडर्न तक पता नहीं लग पाती। जैसे कभी कभार ना ऑर्डनरी लोगों के स्ट्रगल्स वगैरह ना, जैसे क्वेश्चन आता भी है कभी कभार के मॉडर्न टाइम तक उनके स्ट्रगल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है या कुछ नहीं करा जाता है, क्योंकि ऑर्डनरी लोग नहीं लिखते अपने बारे में। या फिर जैसे मेडिवल एरा के टाइम पे जो कोड पोएट्स होते थे इनके, ये नहीं लिखते थे ऑर्डनरी लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ऑर्डनरी लोग अपने बारे में तो लिखेंगे नहीं। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न ये होता है, पढ़े लिखे नहीं है तो क्यों लिखेंगे, और पूरे दिन भाई रोटी कमाने के लिए पूरे दिन मेहनत मजदूरी करनी है, इस वजह से, ठीक है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, एंशिएंट इंडिया में जो गुरु शिष्य परंपरा जो चलती थी, उसमें उसी के साथ एंशिएंट इंडिया में एक कंसेप्ट यूज होता था, अगर आपने कभी सुना हो, भिक्खु एंड भिक्खुनीस।
भिक्खू एंड भिक्खुनीस, आज के टाइम में इन्हीं को कहा जाता है भिखारी। अब पता है क्या है, जब ये लोग आश्रम जाते थे एंशियंट टाइम में, ये भी चीज़ लिख लेना, एथिक्स में काम आ जाएगी, ऐसे में काम आ जाएगी, ठीक है, और हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में भी बहुत सारी जगह काम आ जाएगी ये वाली चीज़। छोटी सी चीज़ है कि जब जैसे मतलब मान लो 40 बच्चे हम सारे लोग ना एक गुरुकुल सिस्टम गए। अब उसमें से मान लो कि अंकिता जी ना किसी रानी की बेटी हैं, प्रिया के पापा कोई मतलब मान लो उस टाइम पे किसी कोर्ट पोएट है, मैं फार्मर से बिलोंग करता हूँ, फार्मिंग कम्युनिटी से, और अलग अलग हम लोग सारे लोग हैं। अब ना अगर हम सारे लड़के हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, अपने आप को सब लड़के इमेजिन कर लो, अगर हम आश्रम जैसे जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो गुरु वहाँ पर बोलेगा कि सब लोग ऑरेंज कलर का साथिया ओढ़ लो ताकि सब लोग न्यूट्रल हो जाएं। चलो कोई बात नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हेड शेव सबके कर दिए। थोड़ा सा बुरा लगा प्रिया और अंकिता को कि यार हम तो यार राजा वाजा के यार बेटी थी यार, पापा ने तो गोदी में बिठा बिठा के रखा था प्यार से यार, इसने तो यार वो तो बालों पे यार वाव का कंडीशनर, वाव का शैम्पू लगाते थे, और इसने तो देखो हेड शेव कर दिया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ होती थी, जब गुरु ये कहता था अपना खाना खुद इंतजाम करके लाओ, भीख मांग मांग के घर जा जाके, ये शुरू में गुरु कुछ भी शिक्षा देने से पहले पहले यही करता था। अब प्रिया और अंकिता एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यार इन लोग, यार ये लोग तो बड़े आराम से चले जाते हैं यार, ये लाने यार हमें तो शर्म आती है, कल को हमारे पापा जिन फैमिलीज़ में दान देते हैं यार, हम उधर कटोरा लेके पहुँचेंगे यार, कैसा लगेगा। तो इनको बोलते रहता था गुरु, मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपना खाना इंतजाम नहीं कर पाए तो मर जाना, कोई बात नहीं। अब इनको लगी भूख, भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये गए मांग कर लाए। अब इससे क्या हुआ इनके साथ, इनका ईगो टूटा कि किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं। ये पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आर्ट एंड कल्चर में, गुरु शिष्य परंपरा का ये वाला कंसेप्ट। मैं वही तो बोल रहा हूँ, चीज़ें हम लोग थोड़ी सी ऐसी भी रखेंगे ना, जो हिडन चीज़ें जो लोग यूज़ नहीं करते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में, नहीं करना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहते। दिक्कत एक ये भी होती है ना सेल्फ स्टडी में, यार इतनी कहानियाँ यार बनाने का यार टाइम नहीं होता, और मन भी नहीं लगता यार, कौन पढ़े यार इतना और कौन समझाए इतना, ठीक है। लेकिन छोड़ो, ये छोटी सी चीज़ रह गई है। कह रहा है कि ये एक डेट मंथ 2000 समथिंग लाइक है, और ये जीसस क्राइस्ट के साथ एसोसिएटेड है। ये 2000 BC जो वर्ड है वो बिफोर क्राइस्ट से यूज़ करा जाता है, एक बेंचमार्क की तरह यूज़ करा जाता है। तमिलनाडु में हम इसको ज़्यादा अच्छे से सीख लेंगे। तो BC इज़ अ वर्ड यूज फॉर बिफोर क्राइस्ट। AD जो वर्ड है इट डिनोट्स एनो डोमिनी। और आजकल जो वर्ड यूज़ करा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आता कि बिफोर क्राइस्ट क्यों, हम भाई क्रिश्चियनिटी को एक बेंचमार्क बनाकर, उनके गॉड को एक बेंचमार्क बनाकर हम लोग डेट वो डिसाइड करें, तो हम लोग यूज़ करते हैं BC। आज के टाइम में याद रखना कि जैसे हम लोग ना AD में है, जैसे अगर मेरे को 222 ये 2022 जैसे बोलना हो ना, तो मैं बोलूँगा 2022 AD में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बन सकता है ये, तो इंस्क्रिप्शन हमने देखा, ये वो चीज़ें होती हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। बड़ी सारी ये इंस्क्रिप्शंस बहुत से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। सारी इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट होती है, लैंग्वेज होती है, सारी चीज़ें हमने देख ली, और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रही। मतलब जिसका जैसा रूल आया, कभी संस्कृत यूज़ हो रही है, कभी उर्दू, कभी पाली, कभी प्राकृत, जो भी है, मतलब टाइम के साथ बदलती रही। अब देखो, जैसे हड़प्पा में स्क्रिप्ट अवेलेबल है कि नहीं है, पहले मुझे हाँ या ना का जवाब दे दो। हड़प्पा में कोई स्क्रिप्ट है कि नहीं है? पढ़ने लायक नहीं है। अब हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पता है क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वही वो सही कह रहा है वो अपने हिसाब से, ठीक है। एक वो सुन लो, हड़प्पा की स्क्रिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा की स्क्रिप्ट जिस फॉर्म में लिखी गई है उसको हम लोग कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, बूस्ट्रोफीडन। बूस्ट्रोफीडन। बूस्ट्रोफीडन का मतलब क्या होता है? कई लोग ये जानते भी नहीं है इसका होता क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट का। इसमें मतलब उसकी पहली लाइन लिखी जाती थी लेफ्ट से राइट, दूसरी लाइन राइट टू लेफ्ट, तो ऐसे बन जाता था पैटर्न, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। इस कंसेप्ट को कहते हैं बूस्ट्रोफीडन। अगर ये कल को सेंटेंस आ गया ना ये कहीं पे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज इन द फॉर्म ऑफ बूस्ट्रोफीडन स्क्रिप्ट, अब उसका हिंदी देख रहे हैं बगल में, ना हिंदी समझ में आ रहा है ना इंग्लिश समझ में आ रहा है, ये जिग जैग ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। अच्छा, मेन दिक्कत ये आती है, जैसा कि बिस्मे जी ने आई थिंक अभी बोला था ना कि ये पढ़ने लायक नहीं है। वो पढ़ने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिसाइवर नहीं हो पा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है लिखा क्या उसके ऊपर। शेर बने हैं, चीते बने हैं, चाकू बने हैं, क्लिपें बनी हैं, नाड़ा बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं, बम बना हुआ है। जैसे ये यहाँ पर पी है,
तो थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश हमने करी, यहाँ पर पी है, ठीक है। ये ईगल को हमने नाम दे दिया ए, मतलब ये मतलब एक नाम दे दिया गया, चाकू को नाम दे दिया गया ये आई, यहाँ पर भी आई, शेर एल, ये एल। लेकिन बहुत सारी अब ये चीज़ें हैं कि अब यार ये के क्यों है, ठीक है, ये आर क्यों है, तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं वो। और ये चीज़ ना दोस्तों उन्हीं के साथ राज में चला गया, हरप्पन्स के साथ, ठीक है। अब वन ऑफ द फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट ये हमें इजिप्ट से देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है, जहाँ पर किंग और क्वीन आज से 5,000 साल पहले कुछ रहते थे। यहाँ पर इजिप्ट में नॉर्थ कोस्ट में एक टाउन है रोसेटा। रोसेटा का एक बहुत फेमस स्टोन है, जो कि मैं तुम्हें 9th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी से करवाऊंगा इसकी पूरी कहानी, रोसेटा स्टोन, याद रखना। और एक और चीज़, रोसेटा कल को अगर वर्ड आ जाए कि रोसेटा इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यूपीपीएससी में, एसएससी में, यूपीएससी में भी आ गया, एमपीपीएससी जैसे पूछना पसंद करते हैं एनसीईआरटी से, तो रोसेटा ना इजिप्ट में, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये लोकेशंस जो है ना, कभी कभार आपको लगेगा यार ये तो एक साल के करंट अफेयर में थी नहीं यार, मैं तो पूरी जोग्राफिकल लोकेशंस के विजन आई से मैंने तो नोट्स बनाए थे, लेकिन उसमें तो है नहीं यार। कुछ कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से भी तो निकलती हैं, ज़रूरी थोड़ी ना वो एक साल के करंट अफेयर में जोग्राफिकल लोकेशंस। तो रोसेटा इज इन इजिप्ट, और यहाँ पर एक पत्थर फाउंड करा गया था, इसलिए मैंने बोला रोसेटा स्टोन, जिसके अंदर इंस्क्रिप्शन है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे अशोका का जो वो था ना इंस्क्रिप्शन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ग्रीक और अरेमिक, यहाँ पर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करी गई है, ग्रीक और 2 इजिप्शियन फॉर्म्स, इजिप्ट की 2 अलग अलग तरह की लैंग्वेज और एक ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। स्कॉलर्स इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नाम गड़े हुए हैं किंग्स और क्वींस के एक छोटे से फ्रेम के अंदर, और छोटे से फ्रेम को हम लोग कहते हैं कार्टूज। इस तरह के वर्ड्स डायरेक्टली एसएससी और यूपीपीसीएस में आ सकते हैं, ठीक है। कार्टूज क्या है, कार्टूज इज एसोसिएटेड विद मतलब समथिंग, तो वो दे देगा कि इट इज़ अ स्टोन ऑफ एंशिएंट पास्ट ऑफ अदर कंट्री। तो भाई इसको कहीं तो ये देखने में लगेगा कि सोफ़ा वगैरह तो नहीं है, क्या नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हाँ, डिसाइफरमेंट की ये दिक्कत है कि हम लोग ये लेटर्स वगैरह को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो दे नहीं पाते, छोड़ो ये फालतू बातें। कार्टूज का मतलब यार ये है कि कार्टूज ना वैसे कोई एक वर्ड किसी चीज़ के लिए कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर ना जो स्कॉलर्स हैं ना जिन्होंने इस रोसेटा स्टोन को स्टडी करा, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक उसी स्टोन के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बन रखा है, जिसमें राजा और रानी के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब राजा और रानी को बिल्कुल अलग तरीके से दिखा रखा है। देखो, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज्ड, मतलब फ्रेम के अंदर एक बना रखा है, छोटे फ्रेम के अंदर। जैसे मतलब मान लो यार वो देखा है, इंस्टाग्राम की रील देखी है, एक शादी से पहले लड़की अपने हस्बैंड के लिए मेहंदी रचवा रही है, हाथ खोल के छुप कर, ताकि घर वालों को पता ना लगे उसका और उसका नाम, उसके और उसके हस्बैंड का या फियांसे का नाम गड़ा हुआ है उसके अंदर। आर लिख रखा है, डी लिख रखा है, एम लिख रखा है, क्यू लिख रखा है, ठीक है। तो छुप कर वो किसी बॉक्स के पूरी हथेली के किसी मेहंदी के बने हुए किसी कोने के डब्बे में है, वो होगा कार्टूज। नहीं मयूर, कभी ना करना किसी से वादा कि चाहेंगे तुम्हें खुद से भी ज़्यादा। तो ठीक है, अच्छी लगी डिस्कशन, समझ में आया सब कुछ। हमने चैप्टर भी वाइंड अप कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन चलो ठीक है, स्पीड काफ़ी बढ़िया रही हमारी। पहली इनिशियल क्लासेस में तो यार करना ज़रूरी था ये। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, इसको वाइंड अप करते हैं।